वक्त पटना में हूं और मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के चर्चित एडवोकेट शिवनंदन जी हैं। बड़े बड़े केसों को ये देखते हैं, इनकी चर्चाएं भी हमेशा होती रहती है। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं यंग जनरेशन को लेकर, जो एक दूसरे के रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद जब उनके बीच दूरियां बनती हैं तो उस समय कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है और उस समय उनके प्रति, जैसे अगर लड़का और लड़की की बात करें, रिलेशनशिप के बाद अगर लड़का अलग होना चाहता है, लड़की फिर भी उसके साथ ही रहना चाहती है, तो उस समय किस तरह की सिचुएशन होती है और कौन सी उनके ऊपर नियम कानून लगने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि आज के इस आधुनिक युग में जो कम्युनिकेशन का जो साधन रहा है, जिसमें लोग बिना कोई मशक्क़त के एक दूसरे के साथ जो है सो अपने संबंध को जो है सो एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं और वो जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद देखिए, अब सवाल ये है कि इसमें लड़कों को बहुत कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा भारतीय कानून जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के ध्यान में रखकर और उनके फेवर में ज़्यादा झुकाव हमारे कानून का रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि कोई लड़की आपको भले ही अपने सहमति से आपके साथ संबंध स्थापित कर रही हो, परंतु आपको एक चीज़ का जो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है वो है कि उसकी उम्र। यदि वो लड़की 18 वर्ष से एक दिन भी कम है और उसके सहमति के साथ भी यदि आपने संबंध स्थापित किया, तो आप जो है सो यहाँ पर यदि वो कह देगी तो 376 का जो है सो मामला आपके खिलाफ जाएगा, यानी कि आप रेप के अभियुक्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ का सदैव, भले ही आप 100 वीडियो दिखाइए, 100 चैटिंग दिखाइए, व्हाट्सएप दिखाइए कि सहमति से क्या, लेकिन कानून के दृष्टिकोण में कोई भी यदि 18 वर्ष से एक दिन का भी बच्ची यदि है, अपने मर्जी से भी यदि सहमति से यदि उसने आपके साथ संबंध स्थापित किया है, फिर भी कानून के दृष्टिकोण में वो जो है अपराध है और अपराध के श्रेणी में रहने के कारण 376 का, यानी जिसको रेप कहते हैं, का मामला उनके ऊपर। कि आपको जो हमारे भारतीय जो इंडियन पेनल कोड जो है उसमें और चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। खास करके यदि कोई व्यक्ति झांसा देकर कि मैं शादी करूंगा और फिर भी यदि वो संबंध स्थापित करते, तो भी वहाँ पर खतरा बना रहता है कि उसके खिलाफ कि वो मुकदमा होगा और उसमें उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। तो ये तमाम तरह का चीज़ तो है। अब सवाल ये है कि यदि वो लड़की मेजर है, मेजर कैंडिडेट्स के 18 वर्ष से ऊपर है और लड़का भी 18 वर्ष से ऊपर, और सहमति से यदि संबंध स्थापित होता है और दोस्ती होती है और बाद में वो कहती है कि नहीं, तुम हमको ज़बरदस्ती शादी हमको करना ही पड़ेगा, ऐसे परिस्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट में यदि ये दिखाने में यदि आप सफल हो जाते हैं कि ये जो संबंध स्थापित किया गया था वो सहमति से की गई थी, इसमें आपसी राय मशवरा के साथ किया गया था और बाद में शादी का दबाव दिया जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो आपके खिलाफ यदि कोई केस भी होगा तो बहुत आसानी से आप यदि ये कोर्ट में साबित कर पाते हैं तो बड़े आसानी से आपको बेल मिल जाता है। लेकिन एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि पूरे खानदान के नाम को यदि वाइफ और हस्बैंड में भी यदि झगड़ा होता है तो दहेज प्रताड़ना का केस, डॉरी डिमांड के नाम पर 498 ये लगा देते हैं और पूरे रिलेटिव जितने भी होता है ना, उनके ननद, देवर, भैंसुर, सास, ससुर और हस्बैंड, इस पर ये एक पैटर्न के तरीके से सभी पर केस कर दिया जाता है 498 में। तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेल के टाइम में रिलेटिव जो होता है हस्बैंड के अलावा, उन लोगों को जिला न्यायालय के स्तर पर ही सामान्यतः बेल मिल जाता है। इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोग को ब्लैकमेल करने लगता है कि केस हो गया, केस वापस करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो इतना पैसा दीजिए, ये दीजिए। तो ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जहाँ तक हस्बैंड का सवाल है, तो हस्बैंड वगैरह को यहाँ पर हाई कोर्ट में आते आते 1-2 बार काउंसलिंग होता है। यदि मीडिएशन वगैरह में सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेरिट पर कमोबेश हस्बैंड को भी बेल मिल जाती है। इसीलिए यदि आप सच्चे हैं, आपको बेवजह यदि परेशान किया जा रहा है आपकी पत्नी के द्वारा जानबूझकर, कभी कभी हस्बैंड ही गलती करते हैं तब तो वहाँ पे फिर हस्बैंड को नहीं, वो उनके खिलाफ चला जाता है। लेकिन यदि पत्नी से पीड़ित है, पत्नी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है और पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जिला स्तर पर ही बेल मिल जाएगा। यदि आपके मैटर को अच्छे तरीके से सेपरेटली ये बेल फाइल होना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत संविधान से चलता है और संविधान को मानने वाले
या दूसरे के प्रति, संविधान के प्रति दूसरे को जागरूक करने वाले हमारे साथ एडवोकेट शिवानंद जी से मेरी बात हो रही है। मैं एक सवाल और कर लेता हूं सर, अगर किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा हो तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, झूठे मुकदमे में यदि किसी को फंसा दिया गया है तो केस मुकदमा में बहुत लोग डर कर भाग कर इधर उधर में अपना समय गंवाते हैं और वो उनके खिलाफ जो है सुकुर की जब्ती वगैरह इत्यादि हो जाती है। तो जब कभी भी आपका देखिए कि मुकदमा से यदि आया हुआ है तो आपको उसका सामना करने के लिए सबसे पहला है कि आप अच्छे से अच्छे एडवोकेट से संपर्क कीजिए। और यदि कोई मर्डर केस ही होता है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा केस क्यों ना हो, तो मर्डर केस में अभी आपने देखा होगा कि बेनीपट्टी हत्याकांड हुआ था जिसमें 5 लोगों को ऑन द स्पॉट मारा गया था, 35 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। और मैं आज के डेट में चूँकि उस केस को मैं कर भी रहा था, बहुत गंभीर नेचर का पड़ा था। तो अधिक से अधिक लोगों को फंसाने की वजह से उसमें 35 लोगों को मुकदमा में दिया गया, जिसमें से आज के डेट में 27 लोगों को बेल मिल चुका है। तो अब कहिएगा कि क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि आपके ऊपर एलिगेशन क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक जगह बोला गया कि बोलता है कि हमारे बेटा को 4 आदमी आए ABCD नाम बता के और चेहरा और सिर में गोली मारा। अब भाई चेहरा में से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आना चाहिए कि 4 चेहरा में से 4 गोली निकला। यदि एक ही गोली निकला, या ना तो खोखा बरामद हुई ना गोली निकला, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हम लोग बहस करते हैं कि देखिए इसमें 4 लोगों पर स्पेसिफिक एलिगेशन है, गोली चेहरा में मारा, तो चेहरा में से 4 गोली निकलनी चाहिए या खोखा बरामद होना चाहिए, एक ही गोली लगा है चेहरा में से, तो कौन मारा चारों आदमी ये सस्पिशन हो गया। इस आधार पर चारों को बेल मिल जाता है। तो झूठ चीज़ झूठ होता है। तो बेल के लिए यदि कभी आपको क्या मटेरियल है, क्या स्पेसिफिक एलिगेशन है, गवाहों ने 161 का जो बयान पुलिस लेती है उसमें क्या कहा, डायरी में क्या है, तमाम चीज़ों को देखकर जो है सही होता है। तो यदि कभी आपको यदि इस सब मुकदमे में, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आपके फेवर में जो भी चीज़ है, जैसे कोई व्यक्ति, घटना है मान लीजिए मधुबनी की, कोई व्यक्ति पटना में है और उस दिन उसको उस केस में मुकदमा में फंसा दिया जाता है। उनको भी पता होता है कि गांव में कोई वारदात हुई, विलेज पॉलिटिक्स की वजह से नाम फंसाया जाएगा। तो आप उस टाइम में कोई ऐसा सबूत बना लीजिए कि आप पटना में हैं, यदि है तो पटना में होना चाहिए। तो बहुत लोगों को इसमें क्या होता है कि चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और वहाँ पर फाइन दे देते हैं, टिकट बन गया कि भाई मैं यहाँ हूँ। तो ये साबित करना उनका होता है। तो आप यदि पटना में थे तो CCTV कैमरा है कहीं ऑफिस में, तो वहाँ पर आप जाके दिखाइए कि मैं यहाँ हूँ और उसका फुटेज बरकरार रखिए। तो यदि आपको मुकदमा में नाम फंस जाता है तो FIR की कॉपी लेने के बाद उसके बाद आपके पास जितना भी डिफेंस का ग्राउंड है आप भी तैयार कर लेंगे, तो बचने में कोई। लेकिन भागम भाग हताश और निराश हो जाते हैं लोग, जिससे पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने लगती है और उस निर्दोष आदमी के खिलाफ भी एक मानसिकता बन जाती है कि ये दोषी होगा, अपराधी होगा, और इसीलिए पुलिस भी उनके विरुद्ध ही लिख देती है, जो उसके लिए बने एक क्या कहेंगे कि गले की हड्डी बन जाती है। चलिए, अगर आपको कोई झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करता है तो आप डरे नहीं, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका आप सहारा लें। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो सही साबित किए जाएंगे। लास्ट सवाल मेरा रहेगा सर, पति पत्नी के ऊपर बहुत जगह ऐसे केसें मिलती हैं कि पत्नी शरीफ किस्म का है या सीधा साधा है, पत्नियां गलत होती हैं तो उसका परिवार, पूरा परिवार उजड़ जाता है। पत्नी गलती करती है और पति भी बर्बाद होता है, उसका पूरा परिवार भी बर्बाद होता है। सर, महिलाओं की बातों को तो लोग गौर से सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में जब पति पीड़ित होते हैं और महिलाएं गलती करती हैं तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये देखिए, जिस टाइम में कानून बना IPC, उस टाइम में ये बात सही था कि थाना दूर हुआ करता था, पैदल जाने का साधन नहीं हुआ करता था, महिलाएं घर में ही घुट घुट के रहती थी। तो ऐसे सिचुएशन में जो महिला थाना या कोर्ट तक पहुंच जाती थी तो कोर्ट के नज़र में एक अवधारणा बन जाती थी कि जरूर बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, पीड़ित हुई होगी, तभी थाना तक का रुख की। लेकिन आज के इस दौर में चारों तरफ माहौल जो है आप देख रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में अब देखिए बहुत सारे चीज़, जैसे भोजपुरी में गीत होता है कि ऐसा सनम भुला न जइया ससुराल में तो जाके। तो ससुराल में जाने के बाद भी अपने पुराने प्रेमी के से संपर्क रखती है और यदि आप बोलते हैं तो बोलता है कि मैं मुकदमा में फंसा दूंगी। तो शरीफ लोग जो होते हैं वो इस सब चक्कर में डर जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यदि आपको लगता है तो तुरंत एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन जो है सो आप कोर्ट में दे दीजिए कि आपको झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रही है और अपने आचरण को वो सुधार नहीं कर रही है। ये यदि आप यदि थाना पर भी आप उससे पहले आप आवेदन दे के जाएंगे तो आपको लेगा नहीं आवेदन।
ऐसे परिस्थिति में आप क्या कीजिए कि जो भी चीज़ आपका शिकायत है वो लिखकर थाना के स्पीड पोस्ट कर दीजिए, बाई पोस्ट भेजिए, और वो रसीद जो आपको मिलता है अधकट्टी उसको रखिए। ये सबूत होता है कि आपने पहले ही कंप्लेन किया था, जिससे आपको बेल के टाइम में बहुत राहत मिलता है। तो ये सब बहुत सारे उपाय हैं, और बाकी डिटेल के लिए तो आपको किसी जानकार एडवोकेट से आपको मिलना ही होगा। अच्छे एडवोकेट का चयन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो हर आदमी जो आला लगाए रहेगा आप उसको डॉक्टर समझेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में आँख का भी डॉक्टर है, हड्डी का भी डॉक्टर है। उसी तरीके से कोर्ट में जब आप आएंगे तो हर काला कोट वाले को आप वकील समझते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना एक एक्सपर्ट होता है। तो उसमें चयन करना होगा कि कौन से, यदि आँख की बीमारी और हड्डी रोगी के पास जाइएगा तो क्या होगा, कोई इलाज नहीं होगा। उसी तरीके से अच्छे वकील का चयन उनके सब्जेक्ट मैटर के आधार पर चयन करना चाहिए। महिलाओं को बहुत वरीयता दी जाती है, लेकिन महिलाओं को भी सोचने समझने की ज़रूरत है कि उनके इज्जत से बढ़कर कोई गहना नहीं होता है। महिलाओं को ये भी बोला जाता है कि इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी गहना होती है। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल अभी आप शिव नंदन भारती जी को सुन रहे थे। पटना हाई कोर्ट के ये तेज तर्रार वकीलों में गिने जाते हैं और बड़े बड़े केसेस भी हल किया है इन्होंने। बाकी ये पटना से मेरा प्रयास कैसा